जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? आज तीन अहम खबरें हैं जिनके ऊपर हम तबसरा करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब घर चले गए हैं, क्यों चले गए हैं और क्या वो वापस जेल नहीं आएंगे, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें मिल रही हैं, ये क्यों मिल रही हैं और इन मखसूस सीटों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन के साथ क्यों नथी किया जा रहा है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पार्टी ने शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की दौड़ से बाहर कर दिया है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब अभी मौजूद हैं। ये कल क्या करेंगे जिसकी वजह से ये दोबारा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फहरिस्त में शामिल होंगे या उनके उम्मीदवार होंगे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं और जेल के अंदर हैं, मुसलसल जेल के अंदर हैं। बल्कि ये चौधरी साहबान के वाहिद ख़ानदान के शख्स हैं जो इतना अरसा जेल के अंदर रहे हैं और रहे भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से। जबकि चौधरी साहबान के बारे में ये कहा जाता है कि ये पिछली 2 नस्लों से इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, यानी जो इनके बुज़ुर्ग थे चौधरी ज़हूर इलाही साहब, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नथी थे। और इतने ज़्यादा नथी थे कि उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ बाकायदा महाज खड़ा कर लिया था। और फिर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इतने ज़्यादा खिलाफ थे कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई तो चौधरी ज़हूर इलाही साहब चले गए जनरल ज़ियाउल हक के पास, या फिर वो चले गए एक ब्यूरोक्रेट थे, साबिक ब्यूरोक्रेट, या फिर वो चले गए एक चीफ जस्टिस साहब के पास। ये अभी मिस्ट्री है कि वो किसके पास गए। बहरहाल वो किसी के पास गए और जाके उनसे कहा जी मुझे वो कलम चाहिए जिससे आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला किया था। तो वो कलम उठा के ले आए और वो कलम बड़ा अरसा तक चौधरी साहबान के पास रहा। लेकिन फिर जब हालात तब्दील हुए तो उसके साथ जज्बात बदल गए, और जब जज्बात बदल गए तो फिर वो कलम भी छुपा लिया गया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में चौधरी परवेज़ इलाही साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे और इन्हें पूरी पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को आसिफ अली ज़रदारी के साथ बैठना पड़ गया। तो जब वो बैठे तो उसके बाद वो कलम गायब हो गया। तो इतने पुराने इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशन हैं और उन रिलेशंस के होते हुए चौधरी परवेज़ इलाही साहब गिरफ़्तार भी हुए। गिरफ़्तार होने के बाद 78 साल की उम्र में वो जेल में भी रहे और जेल के अंदर भी बाथरूम के अंदर वो गिर गए, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों को चोट लगी और अब वो चलने फिरने से अमलन माजूर हैं, बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। तो फिर उनकी अहलिया ज़ाहिर है वो अदालत से उन्होंने रुजू किया और उनसे कहा कि मेरे खामद को आप हाउस अरेस्ट कर दें ताकि वो घर पे बैठ के अपनी जेल बर्दाश्त कर लें। तो उन्हें आज इजाज़त दे दी गई है और आज व्हील चेयर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने घर चले गए, लेकिन उनके घर को हाउस अरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। वो उससे बाहर नहीं निकल सकते और वहाँ पे ज़ाहिर है जेल का अमला होगा और जो उनकी टेक केयर करेगा। तो बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनकी फैमिली के लिए अच्छी खुशखबरी है ये कि वो अपने घर पहुँच गए हैं और अब उनकी सेहत कंपैरेटिवली बेहतर हो सकती है। और इसके साथ ही ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने ये अंदेशा भी ज़ाहिर करना शुरू कर दिया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कर ली है और इनका जो घर जाना है ये उस सुलह का नतीजा है। गो मैं इस चीज़ को बारो नहीं कर रहा और ना मैं इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वाकई जेल काट के साबित किया है कि वो जवान मर्द आदमी है और उन्होंने मर्दाना वार ये जो मुश्किल वक्त है वो काटा है। तो इस बुनियाद पे ये नहीं कहा जा सकता कि वो मगरब की अजान से 15 मिनट पहले रोज़ा तोड़ लेंगे। लेकिन अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब अंदर हैं, जब शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हैं और उस वक्त फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने घर कैसे चले गए, या फिर बुशरा बीबी को हम बनी गाला से जेल लाना चाहते हैं तो उनको ये इजाज़त नहीं मिल रही, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ऐसे ही आसानी से मक्खन में से बाल की तरह कैसे निकाल दिया गया। तो अब उनकी अपनी पार्टी ये एतराज़ कर रही है कि ये कहीं ना कोई डील हुई है जिसकी वजह से चौधरी साहब अपने घर गए। लेकिन मैं बहरहाल दोबारा ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसे बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है जनरली घर गए और उनका घर जाना बनता था, क्योंकि वो इंतहाई अलील भी थे और उसके साथ साथ उनकी हड्डियों पे चोट भी लगी थी, जिस वजह से उनका जो नॉर्मल रूटीन थी वो भी डिस्टर्ब हो गई थी। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके ख़ानदान को मुबारक हो और मेरा ख्याल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अब टेक केयर होगी और वह घर में रह के अपनी सेहत की बहाली की तरफ जाएंगे। अब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, 3 रुकनी बेंच था। इसकी बैकग्राउंड ये है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ एग्रीमेंट किया था और इनके तमाम लोग जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़के आए थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर ली थी। और उसके बाद एक नया क्राइसिस डेवलप हुआ जब मखसूस सीटों का वक्त आया। मखसूस सीटों का वक्त आया तो पता चला कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक भी मेंबर
किसी भी असम्बली में नहीं है। लिहाजा एक ऐसी जमात जिसका कोई मेंबर किसी असम्बली में ना हो उसको मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। और दूसरा क्राइसिस ये डेवलप हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस सीटों की कोई फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई थी। बहरहाल ये इशू चला और अल्टीमेटली पेशावर हाई कोर्ट में जाके सेटल हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और साथ ही उन्होंने कहा कि जो सीट्स इस वक्त अवेलेबल हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोटा बनता है, उसे बाकी जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर तकसीम कर दिया जाए। तो उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये हुआ कि उनकी जितनी मखसूस सीटें बनती थी वो फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI में तकसीम हो गई। बल्कि उसमें कराची के अंदर तो इसके अंदर MKM भी बेनिफिशरी रही। फिर जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उसमें भी ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नुकसान हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नुकसान हुआ और उसका फ़ायदा भी डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, MKM ने और JUI ने उठाया। और उसके नतीजे में जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो गई। यानी वो अगर आइन के अंदर भी कोई तब्दीली करना चाहें तो वो तब्दीली कर सकते थे। तो उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता कर लिया और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने उन तमाम MNAs को जिनका ताल्लुक मखसूस सीटों के साथ है और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे से बाकी पार्टीज़ ने हड़प ली हैं उनको सीज़ कर दिया है। और उनको ये कहा गया है कि अगर आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साथ है तो आप हल्फ नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे अभी तक इनका हल्फ नहीं हुआ। दूसरा, आप वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते, आप वोट नहीं दे सकते। और तीसरा ये है कि इसके लिए उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और फिर वो फैसला करेगा। तो एक स्टे आर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की तरफ से जारी हो गया है, जिसके बाद अब जो MNAs जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM या दूसरी पार्टियों के साथ है और वो बेनिफिशरी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटों के, तो अब वो लोग किसी भी वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। और अब उसके बाद डेफिनेटली जब ये लार्जर बेंच बनेगा तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसमें एक नई दरख्वास्त दायर करेगी। वो कहेगी कि जनाब पहले क्योंकि हम किसी असम्बली का हिस्सा नहीं थे तो इसलिए हमें मखसूस सीटें नहीं मिली, अब हम असम्बलीज़ का हिस्सा हैं क्योंकि 2 असम्बलीज़ में इनके पास इनकी नुमाइंदगी आ चुकी है। पहली जो नुमाइंदगी है वो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे कोहाट से इनका पहला MPA इलेक्ट होकर आ चुका है और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मेहरबानी से हुआ क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने जो उम्मीदवार थे उसको बिठा लिया था और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत के वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंच चुके हैं। तो अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की वजह से वहाँ पे एक उम्मीदवार होने की वजह से मखसूस सीटें उनको मिल सकती हैं। दूसरा जो एक उम्मीदवार हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं, फैसल अमीन गंडापुर, वो DI खान से इलेक्ट होकर कौमी असम्बली में पहुँच चुके हैं। तो अब कौमी असम्बली के अंदर भी उनकी क्योंकि नुमाइंदगी मौजूद है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटें उनको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ जो तजियाकार हैं वो इस सूरत हाल को एक और सूरत हाल के साथ जोड़ रहे हैं और वो सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट एक बिल टेंडर करने का सोच रही थी और वो जो बिल है वो है जुडिशल रिफॉर्म्स के से रिलेटेड। उसमें जो नए जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बदलना था और उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे उनको 3 साल का दुरानिया देना था कि जब भी कोई शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो वो 3 साल तक चीफ जस्टिस रह सके। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आर्मी चीफ हैं या जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या जो बाकी दूसरे आइनी ओहदे होते हैं उनकी एक मुद्दत होती है। तो ये गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी एक मुद्दत तय करते हैं कि कम से कम 3 साल वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह सकें। और अगर ये बिल पास होता तो ज़ाहिर उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास मौजूद थी या हुकूमती इत्तेहाद के पास मौजूद थे तो वो बड़ी आसानी से ये बिल पास करवा सकते थे जिससे आइन के अंदर अमेंडमेंट हो जाती और आइन के अंदर तरमीम होने से उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होना था वो जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायज़ ईसा साहब उनको होना था। तो काजी फायज़ ईसा साहब का जो दुरानिया है वो 3 साल तक फैल सकता था या हो सकता है इनकी रिटायरमेंट से वो 3 साल हो जाता तो इस तरह उनको तकरीबन 4 साल या 4.25 साल मिल जाते या अगर इस जो दुरानिया है उसको भी कंसिडर कर लिया जाता तो फिर भी उन्हें तकरीबन 1.5 साल या 2.25 साल मिल जाता। तो अब ये जो फैसला आया और ये ज़ाहिर है अदलिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बेसिकली इस फैसले के बाद अब ज़ाहिर मखसूस सीटों के जो लोग हैं तो वो वोट नहीं डाल सकेंगे और जब वो वोट नहीं डाल सकेंगे तो गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी। तो जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो उससे फिर ये जो बिल है इसे पास नहीं किया जा सकेगा और जब ये बिल पास नहीं होगा तो काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकेगी।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये बात कर रहे हैं और कुछ तजियाकार भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन साथ गौहर खान साहब का ये भी कहना है कि जनाब इसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमने जो केस विन किया है या हमें जो रिलीफ मिला है वो जेन्युइनली मिला है, हम वाकई इस काबिल थे और हमारा ये हक बनता था कि हमें ये हक दिया जाता। तो उनका ये क्लेम है। लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट इसके बावजूद भी ये बिल कौमी असम्बली में लेके आएगी और फिर वहाँ से इसे पास करवाने की कोशिश करेगी। हो सकता है ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी हो जाए और उसके बाद फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में फ़ैसला करे। लेकिन बहरहाल ये कोशिश की जा रही है कि काजी फायज़ साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। इसके साथ साथ एक और कल का जो इशू चल रहा है वो शेर अफजल मरवत साहब है। बल्कि शेर अफजल मरवत साहब एक पूरा इशू है जो रोज़ाना की बुनियाद पर चलता है और रोज़ाना की बुनियाद पर उसका चैप्टर गुल होता है या क्लोज़ होता है। तो कल जो सियासी कमेटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें 19 रुकन है, ज़ाहिर 19 रुकनी कमेटी है, उसने कल इजलास किया और उस इजलास में फ़ैसला हुआ कि शेर अफजल मरवत साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा। उनकी जगह शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो चेयरमैन की हैसियत से उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से। 19 रुकनी कमेटी में 9 लोगों ने शेख वकास अकरम के हक़ में वोट दिया और 7 लोगों ने शेर अफजल मरवत साहब के हक़ में वोट दिया। जबकि एक वोट जो ओन अब्बास बप्पी साहब का था, उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया, वो चुप करके खामोश बैठे। उन्होंने कहा जी ना मैं इसके साथ हूँ ना मैं उसके साथ हूँ, तो उन्होंने अपना वोट साकत रखा, उन्होंने वोट इस्तेमाल नहीं किया। जबकि दूसरे 2 मेंबर्स और इस कमेटी में शामिल थे, जिसमें असद कैसर साहब शामिल थे और शेर अफजल मरवत साहब शामिल थे। इनको बताया नहीं गया था कि कमेटी का इजलास हो रहा है या ये खुद तशरीफ़ नहीं लाए थे। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब का क्लेम है कि हमें तो बताया नहीं गया था कि जनाब आज कमेटी का इजलास है, अगर हम वहाँ पे होते तो हमारे वोट बढ़ जाते। तो अब वाकई बात तो बिल्कुल ठीक है उनकी कि अगर फ़र्ज़ करें ये 2 वोट आ जाते और ये 2 वोट अगर बढ़ जाते तो 9-9 की टाई हो जाती और फिर ओन अब्बास बप्पी साहब का वोट जो था वो कास्टिंग वोट होता। लेकिन ज़ाहिर है इन दोनों को नहीं बताया गया। तो उसके बाद डिक्लेयर कर दिया गया कि शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उसके साथ ही शेर अफजल मरवत साहब ने अब टाइम लेना शुरू कर दिया इमरान खान साहब से। वो जेल जाना चाहते हैं और उनका ख्याल ये है कि जूँ ही मैं जेल जाऊँगा, इमरान खान साहब से मुलाकात करूँगा तो इमरान खान साहब दोबारा मुझे नामिनेट कर देंगे। और ये बात करीने क्यास भी है, ये हो भी सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब का कमाल है कि उनके पास जो भी जाए वो पीरों की तरह उसे काका दे देते हैं कि लो बेटा अपना काका उठा और जा, तू औलादे नरीना का मालिक बन चुका है। तो उससे पहले शेख वकास अकरम साहब जब सामने थे तो उन्होंने काका दे दिया और उसके बाद अब शेर अफजल मरवत साहब जाएंगे, आज या कल किसी वक्त भी पहुंच जाएंगे, तो एक काका उनसे लेके उनको दे दिया जाएगा। तो ये क्यास, ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होगा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डीएनए उसको साबित करता है कि कितनी ज़बरदस्त पार्टी है कि जो एक ओहदे का फ़ैसला नहीं कर पा रही। आधी पार्टी एक साइड पे खड़ी है, आधी एक साइड पे खड़ी है, दोनों के दरमियान रोज़ाना तलवारजनी होती है, दोनों के दरमियान ठीक ठाक किस्म की धनाधन, इधर से तोप चलती है उधर से तोप चलती है, लेकिन फैसला नहीं हो सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो ये कमाल है इसका, लिहाजा इनको सलाम पेश करना चाहिए कि अब अगर ये गवर्नमेंट में आ गए तो ये क्या करेंगे। मुझे लगता है ये रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी ओहदेदार को खींचेंगे और उसकी जगह नया बंदा बैठाएंगे, फिर नए बंदे को उठाएंगे, फिर उसकी जगह एक और नया बंदा बैठाएंगे। तो ये वाकई सिक्खाशाही की तरफ चल रहे हैं कि एक ओहदा है, रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब उसका फ़ैसला करते हैं। और शेर अफजल मरवत साहब को भी वैसे सलाम है, इनकी इस्तकामत को भी, कि जो कुछ भी हो जाए ये नाउमीद नहीं होते, ये मायूस नहीं होते, ये चले जाते हैं इमरान खान साहब के पास और सरजनश करवा के वापस आके दोबारा ये डिक्लेयर करते हैं जी मैं ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होऊंगा। और अगर शेर अफजल मरवत साहब वाकई ना बने तो शेर अफजल मरवत साहब इस पार्टी के पर्चे उड़ा देंगे, क्योंकि उनके अंदर ये पूरी एबिलिटी है, उनके अंदर पूरी इस्तात है कि वो अपनी पूरी पार्टी को खुद कुछ हमलावर की तरह बर्बाद कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप शेर अफजल मरवत साहब को देखिएगा कि उनके अंदर से कौन सा शख्स निकलता है और वो शख्स इस पार्टी के साथ करता क्या है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।